नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। भारतीय जनता पार्टी आज 44वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तब हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए थे। भाजपा भी इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है, करते रहना है और करते रहेंगे। पीएम ने कहा कि आज भारत समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने और उनका मुकाबला करने में पहले से ज्यादा सक्षम है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि आज ये लोग खुलकर कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। बादशाही मानसिकता वाली पार्टियों को एक बात पता नहीं है कि देश का गरीब युवा, माताएं, बेटियां, दलित, आदिवासी हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए खड़ा हुआ है। पीएम ने कहा कि इन राजनीतिक दलों की हमारे खिलाफ साजिशें चलती रहती हैं। मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए कठोर होना पड़े तो कठोर होकर दिखाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने आज मामले में सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। अदालत ने साफ कहा कि जैन महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। बता दें कि परिवर्तन निर्देशालय ने पिछले वर्ष 30 मई को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। 13 मार्च से शुरू हुए संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा में बार-बार व्यवधान हुआ। दोनों सदनों की कार्यवाही ठीक तरह से नहीं चल पाई। वहीं लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि हंगामे के कारण बजट सत्र के दौरान लोकसभा सिर्फ 45 घंटे 55 मिनट ही चल पाई। इस सत्र के दौरान सिर्फ 6 विधेयक पारित हुए और 8 सरकारी विधेयक को पुनः स्थापित किया गया। हंगामे की भेंट चढ़े सत्र को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। किरेन रिजिजू ने कहा कि आज फिर कांग्रेस सांसद और अन्य विपक्षी नेताओं ने आज सदन में हंगामा किया और काले कपड़े पहनकर संसद का अपमान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सूरत की अदालत में न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस न तो भारत के संविधान को मानती है और न ही कानून का सम्मान करती है। देश भर में हनुमान जन्मोत्सव का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हनुमान जन्मोत्सव के दौरान किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसकी पुख्ता तैयारियां की गई हैं। दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं रामनवमी पर कुछ राज्यों में हुई हिंसा को देखते हुए गृह मंत्रालय ने हनुमान जन्मोत्सव पर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी राज्यों से कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज नई मौद्रिक नीति की घोषणा कर दी है। आरबीआई ने इस बार दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। शक्तिकांत दास ने बताया कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज समाप्त होने के बाद रेपो दरों को 6.5% के स्तर पर बरकरार रखा गया है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी सफलता मिली है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च सांख्यिकी संस्था का चुनाव जीत लिया है। अब अगले 4 वर्ष के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुन लिया गया है, जिसका कार्यकाल अगले साल जनवरी से शुरू होगा। चुनाव में भारत को 53 वोटों में से 46 वोट मिले, जबकि चीन को 19 वोट और संयुक्त अरब अमीरात को 15 वोट मिले। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कड़े मुकाबले में इस बड़ी जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई दी है। कनाडा से एक बार फिर हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। ओंटारियो प्रांत के विंडसर शहर में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। विंडसर पुलिस अधिकारियों की माने तो श्री स्वामीनारायण मंदिर के बाहर दीवार पर हिंदू विरोधी नारे काले रंग के पेंट से लिखे गए हैं। स्थानीय पुलिस के अनुसार घटना के मद्देनजर 2 संदिग्धों की तलाश है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 5335 नए मामले दर्ज हुए हैं। वहीं ये आंकड़ा कल से 20% अधिक है। वहीं 24 घंटे में कोरोना वायरस से 6 लोगों की मौत भी हुई है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2031 तक 1.05 लाख करोड़ रुपए की लागत से 10 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बनाने को मंजूरी दी है, जिसे लेकर राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया कि कर्नाटक के कैगा, हरियाणा के गोरखपुर और मध्य प्रदेश के चुटका में 2-2 रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। राजस्थान के माही बांसवाड़ा में 4 परमाणु रिएक्टर बनाए जाएंगे। आईपीएल 2023 का 9वां मैच आज कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीमों के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे कोलकाता में खेला जाएगा। उत्तरी कश्मीर के बारामूला थाने से फरार लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को पुलिस ने करीब 14 घंटे के भीतर दोबारा गिरफ्तार कर लिया।
दहशतगर्दों को बुधवार शाम ओल्ड टाउन बारामूला से पकड़ा गया। फिलहाल दोनों को बारामूला पुलिस स्टेशन में रखा गया है। बता दें कि पिछले साल मई में बारामूला में एक शराब की दुकान पर इन्हीं आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि 3 अन्य घायल हो गए थे। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का आज सुबह चेन्नई के एक हॉस्पिटल में निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके निधन पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी और लिखा कि अपूर्णीय क्षति हमारे टाइगर जगन्नाथ दा नहीं रहे। बता दें कि जगन्नाथ महतो काफी समय से बीमार थे। पिछले महीने 14 मार्च को जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था तो उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तालिबानी हुकूमत अक्सर महिलाओं पर नए नए प्रतिबंध जारी करती है। तालिबानी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के एनजीओ के लिए काम करने वाली महिलाओं पर भी बैन लगा दिया है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव के स्पीकर दुजारिक ने तालिबान को फटकार लगाई और कहा कि इस तरह के बैन पूरी तरह से गलत हैं। उन्होंने कहा कि ये महिलाओं को परेशान करने वाली हरकत है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और अमेजन इंडिया ने देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था और प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत अमेजन प्राइम वीडियो छात्रवृत्ति प्रायोजित करेगा, इंटर्नशिप के कार्यक्रम तैयार करेगा तथा भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान तथा सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के विद्यार्थियों को रोजगार व अवसर उपलब्ध कराएगा।